हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में मैं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है? इज़ अ कंडीशन वेयर फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांटेड एंड डेवलप्स आउटसाइड द नॉर्मल एंडोमेट्रियल कैविटी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फर्टिलाइज्ड ओवम जो हमारी यूट्राइन कैविटी होती है उसमें इम्प्लांट ना हो करके, ठीक है, उसके अलावा कहीं भी इम्प्लांट हो सकता है, चाहे वो फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो, चाहे वो ओवरी में इम्प्लांट हो, लेकिन वो नॉर्मल जो हमारी एंडोमेट्रियल कैविटी होती है उसमें इम्प्लांट नहीं होगा, वहाँ पे वो डेवलप नहीं होगा। इसकी एक और डेफिनेशन है, दैट इज़ एनी प्रेगनेंसी अकरिंग आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। कोई भी प्रेगनेंसी जो यूट्राइन कैविटी के बाहर अकर हो रही है उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जिसमें फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट और डेवलप ना हो करके आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी डेवलप होता है, उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसिडर करते हैं। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी किस किस जगहों पे हो सकती है, क्या क्या इसके साइट होते हैं? तो मेनली ये दो साइट में होती है, या तो ये एक्स्ट्रा यूट्राइन होगी, मीन्स यूट्राइन जो यूट्रस है उसके बाहर आउटसाइड द यूट्रस, या फिर इंट्रा यूट्राइन होगी, यूट्राइन के अंदर ही, लेकिन किसी ऐसे प्लेस में या ऐसी साइट में जहाँ पे जो क्या है एबनॉर्मल है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा यूट्राइन साइट में कहाँ कहाँ पे हो सकती है? फेलोपियन ट्यूब, जो हमारी ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब है, वहाँ पे ये इम्प्लांट होगी। जैसे एम्पुला में हो सकती है, इस्थमस में हो सकती है, ठीक है, इनफंडिबुलम जो रीजन है वहाँ पे हो सकती है, और इंटरस्टिशियल में हो सकती है। मोस्ट कॉमन ये फेलोपियन ट्यूब में भी एम्पुला जो पार्ट होता है वहाँ पे ज़्यादातर एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। ओके, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो ओवरी में भी हो सकती है, और ये एब्डोमिनल रीजन में भी हो सकती है। एब्डोमिनल में कहाँ पे? इंट्रा पेरिटोनियल में भी हो सकती है और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल में भी हो सकती है। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल जैसे ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है, जो हमारी ब्रॉड लिगामेंट होती हैं वहाँ पे भी जो प्रेगनेंसी है वो अगर हो सकती है। एंड इंट्रा यूट्राइन में कहाँ कहाँ पे हो सकती है? सर्विक्स में, जो हमारा सर्वाइकल रीजन है वहाँ पे हो सकती है। कॉर्नुआ, जो यूट्रस का सबसे अपर पार्ट होता है, जो नैरो पार्ट, जो यूट्रस का नेक वाला एरिया होता है उसे हम कॉर्नुआ बोलते हैं, तो वहाँ पे भी प्रेगनेंसी जो है वो अकर हो सकती है। एंड एंगुलर रीजन में, मतलब जो लेटरल साइड में भी जो प्रेगनेंसी है वो अकर हो सकती है। जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो वहाँ पे भी इम्प्लांट और डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ साइट्स थी जहाँ पे प्रेगनेंसी जो है वो अकर हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो अपनी जो नॉर्मल उसकी यूट्राइन कैविटी है वहाँ पे वो इम्प्लांट और डेवलप नहीं होगी फर्टिलाइज्ड ओवम। उसके अलावा वो कहीं भी इम्प्लांट और डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो कहीं भी इम्प्लांट हो रहा है? तो इसके कॉजेज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो कहाँ कहाँ पे अकर हो सकती है। जैसे इंटरस्टिशियल में, जो हमारा यूट्रस का कॉर्नुआ वाला पार्ट होता है, जो नेक वाला पार्ट होता है, वहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में, जैसे एम्पुला वाले रीजन में, इनफंडिबुलम वाले रीजन में भी हो सकता है, ओवरी में भी हो सकती है, ठीक है। जो फेलोपियन ट्यूब का इस्टमस वाला पार्ट होता है वहाँ पे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर हो सकती है। अगर कोई पहले सिजेरियन स्कार रह चुका है तो वहाँ पे भी क्या है, प्रेगनेंसी अगर हो सकती है। जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो वहाँ पे भी इम्प्लांट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन में क्या होता है, जब सिजेरियन सेक्शन अपना स्कार छोड़ता है तो वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, ठीक है। तो वीक होने की वजह से क्या होती है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो ईजिली वहाँ पे इन्वेट कर जाता है, जिस रीज़न की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर अकर हो सकती है। एंड जो सर्विक्स है, जो सर्वाइकल रीज़न है, वहाँ पे भी प्रेगनेंसी अकर हो सकती है। अब इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? तो फर्स्ट रीज़न है साल्फिंजाइटिस, यानी कि साल्फिंज जो वर्ड है वो हम फेलोपियन ट्यूब के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो साल्फिंजाइटिस मतलब कि अगर फेलोपियन ट्यूब में कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर इन्फेक्शन होगा तो वो क्या करेगा, वहाँ की मसल्स को वीक कर देगा। मसल्स को वीक करेगा तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसकी क्या होगी, जो फर्टिलाइज ओवम ट्रैवल करता है, ट्रैवल करते हुए यूट्राइन कैविटी में आता है, वो स्लो डाउन हो जाएगा और फर्टिलाइज्ड ओवम वहीं पे ही इम्प्लांट हो जाएगा और डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर साल्फिंजाइटिस वाली कंडीशन है तो। नेक्स्ट है
प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। पहले अगर फीमेल की हिस्ट्री रह चुकी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, कि पहले ऐसा था कि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी था, तो उन फीमेल्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दोबारा से वो कंडीशन अराइज हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जैसे अगर फीमेल में क्या है, एसटीडी है, ठीक है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, या फिर पीआईडी है, यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। तो इन कंडीशन में भी क्या होता है, जो प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है मैटरनल एज ओवर 35 ईयर। अगर मदर की जो एज है वो 35 ईयर से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी चांसेस हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती रहती है, वैसे वैसे क्या होता है, हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस होते हैं। ठीक है, हार्मोनल फैक्टर डिसबैलेंस होते हैं, एंड यूट्रस की जो ब्लड सप्लाई है वो भी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो वो एक कॉज है एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर होने का। नेक्स्ट है हार्मोनल फैक्टर। हार्मोनल फैक्टर जैसे फर्स्टली तो फीमेल में क्या है, इस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ है, ठीक है, एंड प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ है। होना क्या चाहिए, प्रेगनेंसी में हमेशा प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ देखने को मिलता है, एंड इस्ट्रोजन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ देखने को मिलता है। लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से इस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ है एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ है, तो वो क्या करेगा, वो लीड करेगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की इन्फ्लुएंस में ही डेसिडुअल रिएक्शन होती है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ही फीमेल में डिक्रीज़ होगा, तो क्या होगी, जो हमारी यूट्रस होता है, ठीक है, जो अपर यूट्राइन सेगमेंट है, वहाँ पे डेसिडुअल रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो पुअर डेसिडुअल रिएक्शन होने की वजह से वो जो एक्टोपिक जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो क्या होगा, वहाँ पे इम्प्लांट ना हो करके उसके अलावा वो कहीं भी इम्प्लांट हो सकता है। ठीक है, तो हार्मोनल फैक्टर भी एक कॉज है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अगर पहले फीमेल की सर्जरी हुई है फेलोपियन ट्यूब की, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लीड कर सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। क्यों? क्योंकि सर्जरी क्या है, स्कार, अपना एक स्कार छोड़ देती है। ठीक है, वही स्कार क्या करता है, मसल्स को वीक कर देता है, एंड जो ट्रैवलिंग मूवमेंट होता है फिर फर्टिलाइज्ड ओवम का, वो रिड्यूस हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जो लीड करेगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। तो ये कहते हैं कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर हो सकती है। नेक्स्ट है साइन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर कोई फीमेल है जो क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली है, तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर उसकी कंडीशन एक्यूट है तो उसमें एमिनोरिया देखने को मिलेगा, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होंगी वो क्या होंगी, एब्सेंस होंगी। वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो क्या है, यूट्राइन कैविटी में ना जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो यूट्राइन कैविटी में ना इम्प्लांट होकर उसके अलावा वो कहीं भी इम्प्लांट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वहाँ की जो टिश्यूज़ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको रप्चर करेगा, जो लीड करेगी वेजाइनल ब्लीडिंग को। ठीक है। नेक्स्ट है लोअर एब्डोमिनल पेन। मदर को क्या होगा, पेन फील होगा, कहाँ पे, जो एब्डोमेन का लोअर रीजन होता है वहाँ पे मदर को पेन फील होगा। नोजिया, वॉमिटिंग होगी, और शॉक के फीचर्स प्रेजेंट होंगे। शॉक के फीचर्स जैसे रैपिड पल्स होना, ठीक है, जो पल्स है उन वो क्यों नहीं रैपिड होनी, बीपी डिक्रीज़ होना, ठीक, और जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनका कोल्ड होना। तो ये क्या है, ये शॉक के फीचर्स हैं जो मदर में प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि मदर में क्या हो रही है, ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, तो ब्लड लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से जो पल्स हैं वो रैपिड होंगी, ठीक है, बीपी डिक्रीज़ होगा, और जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो कोल्ड होंगी। क्रोनिक कंडीशन में क्या होगा, इन सब फीचर्स के साथ साथ क्या होंगे, कुलन साइन देखने को मिलेगी। कुलन साइन में क्या होता है, जो अम्ब्लाइकल रीजन होता है वहाँ पे वहाँ की स्किन का ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो एम्ब्लाइकस रीजन होता है वहाँ पे क्या होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। और ये क्यों देखने को मिलेगा, ये इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज की वजह से वहाँ पे क्या होगा, कुलन साइन देखने को मिलेगा। अगर कोई फीमेल है, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली है, और हमने जब उसका एग्जामिनेशन किया तो हमें उसकी अम्ब्लाइकल रीजन में क्या हुआ, ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिला, तो वो सजेस्ट करता है कि मदर में क्या हो चुका है, इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने आपको साइट बताई थी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो क्या होता है, एब्डोमिनल रीजन में भी इम्प्लांट हो जाता है, जैसे इंट्रापेरिटोनियल में। ठीक है, ये तब होता है जब
फैलोपियन ट्यूब रप्चर्ड हो और उस रप्चर्ड फैलोपियन ट्यूब से जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल करके जो हमारे एब्डोमिनल जो पेरिटोनियल कैविटी होती है वहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे इम्प्लांट होगा तो वो वहाँ की टिश्यूज़ को रप्चर करना स्टार्ट करेगा, जहाँ से क्या होंगी, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। वही ब्लीडिंग जो है वो क्या होगी, जो हमारा एम्ब्लाइकस रीजन होता है वहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, जो डिनोट करता है कूलन साइन को। ठीक है, देन नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब अगर फीमेल हमारे पास आई है तो हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली है या नहीं है। सबसे पहले तो हम उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उससे पूछेंगे कि आपको पहले कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं हिस्ट्री तो नहीं है आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। ओके, और उससे पूछेंगे कि आपकी एज कितनी है, आपकी कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई थी फैलोपियन ट्यूब की। ठीक है, आपका जो पहली प्रेगनेंसी है उसमें आपका सीज़ेरियन सेक्शन तो नहीं हुआ था। ये सारी हिस्ट्री लेंगे, इससे हमें क्या होगा, एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हो सकता है कि फ़ीमेल को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। ठीक है, नेक्स्ट हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड से हमें एग्जैक्टली जो मास है जो ग्रो कर रहा है, ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम जो डेवलप हो रहा है उसका पता चल जाएगा कि उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है, जो एग्जैक्ट साइट है वो कहाँ पे डेवलप हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल। सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल में क्या होता है, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ प्रोजेस्टेरॉन लेवल की तो वो 25 Ng/ml से ज़्यादा होता है फीमेल में। ठीक है, Ng मीन्स नैनोग्राम पर मिलीलीटर। अगर किसी फीमेल में सीरम प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो 25 Ng/ml से ज़्यादा है तो इट मीन्स कि जो उसकी प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल है, इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है। इफ़ इन केस जो सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो 5 Ng/ml से कम है, ठीक है, कम है, तो ये डिनोट करता है एबनॉर्मल प्रेगनेंसी को या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। ये डिनोट करता है कि जो प्रेगनेंसी है वो यूट्राइन कैविटी में नहीं इम्प्लांट है, ठीक है, वो कहीं और ही अगर हो रही है। तो सीरम प्रोजेस्टेरॉन जो लेवल है उसको चेक करके भी हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो फीमेल है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली है या नहीं है। अगर वो फीमेल एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली होगी तो उसमें इसका जो लेवल है वो 5 Ng यानी कि 5 नैनोग्राम/ml से कम देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट है कल्डोसेंटेसिस। कल्डोसेंटेसिस क्या होता है, कल्डोसेंटेसिस में हम जो हमारा कल्डोसैक होता है जो रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम कल्डोसैक बोलते हैं। ठीक है, किसके बीच में, रेक्टम एंड यूट्रस के बीच में। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ही पेरिटोनियल कैविटी जो है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लाइन करती है, तो वो जब यूट्रस और रेक्टम के बीच में जब लाइन कर रही होती है तो वो एक पाउच का फॉर्मेशन करती है जिसको हम कल्डोसैक बोलते हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मली इस पाउच में क्या होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस पाउच में ब्लड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जब हम प्रेगनेंसी को डायग्नोस करते हैं तो हम कल्डोसेंटेसिस करते हैं, जिसमें से हम निडल की हेल्प से, ठीक है, फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं। उस फ्लूइड में हम ये देखते हैं कि ब्लड प्रेजेंट है या नहीं है। अगर कल्डोसेंटेसिस में ब्लड प्रेजेंट होता है तो वो सीधे सीधे डिनोट करता है कि जो फीमेल है वो किस चीज़ की है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली फीमेल है। ठीक, नेक्स्ट है बीटा HCG विथ TVS। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी करेंगे। TVS का मतलब होता है ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी। ठीक है, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी के साथ साथ हम जो बीटा HCG लेवल है उसको भी हम चेक करते हैं। अगर फीमेल जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली है तो जो बीटा HCG का लेवल होगा वो कितना होगा, 500 MIU/ml, यानी कि 500 मिलीलीटर इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर इससे ज़्यादा बीटा HCG का लेवल फीमेल में देखने को मिलता है और जब हम ट्रांस वैजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें हमें क्या है, कोई भी जेस्टेशनल सैक देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अगर हमें कोई भी जेस्टेशनल सैक देखने को नहीं मिलता है एंड जो हमारा बीटा HCG का लेवल है वो 500 से ज़्यादा है तो वो डिनोट करता है कि वो क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है।
अगर हमने ये चेक किया बीटा एसएचजी का जो लेवल है वो 500 से कम है और यूट्रस में जेस्टेशनल सैक प्रेजेंट है, तो वो डिनोट करता है कि प्रेगनेंसी जो है वो इंट्रायूट्राइन है। लेकिन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली फीमेल होती है उसमें हमेशा बीटा एसएचजी का लेवल 500 से ज़्यादा और अल्ट्रासाउंड करने पे यूट्रस में कोई भी जेस्टेशनल सैक देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो सीधे सीधे डिनोट करता है कि जो फीमेल है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली है। नेक्स्ट है ब्लड एग्जामिनेशन। ब्लड एग्जामिनेशन में हम वही चीज़ें कि मेनली हम इसमें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल चेक करते हैं कि फ़ीमेल में कितना है। ये जो लेवल है वो ऑल्टर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर लिया कि फ़ीमेल जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली है। देन हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अगर हमारे पास फीमेल आई है एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली, तो हम इस चीज़ को मैनेज कैसे करेंगे, वो डिपेंड करता है फीमेल पे और उसके क्लिनिकल फीचर्स पे और उसके बीटा एसएचजी लेवल पे। इसमें मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि हमारे पास 3 फीमेल आई हैं। ठीक है, एक फ़ीमेल में क्या है, कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, लेकिन बीटा एसएचजी लेवल जो है वो नेगेटिव है। वहीं दूसरी फीमेल हमारे पास आई है जिसमें उसमें भी कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें जो बीटा एसएचजी लेवल है वो पॉजिटिव है। वहीं जो थर्ड फीमेल है हमारे पास आई है, स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल फीचर्स विथ बीटा एसएचजी लेवल पॉजिटिव। जो थर्ड फीमेल है उसमें क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो जितने भी फीचर्स हैं वो सभी प्रेजेंट हैं और जो उसका लेवल है बीटा एसएचजी का वो भी क्या है, पॉजिटिव है। तो 3 फीमेल है। अब इनको हम कैसे कैसे मैनेज करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट फीमेल मैंने आपको बताया था कि वो हमारे पास कुछ क्लिनिकल फीचर्स के साथ आएगी और उसका जो लेवल होगा बीटा एसएचजी का वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन में हमारे साथ फीमेल आती है तो हम उसका दोबारा से जो एचसीजी है वो रिपीट करवाते हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट में भी अगर ऐसी जो एचसीजी लेवल है वो नेगेटिव आता है तो इट मीन्स प्रेगनेंसी एक्सक्लूडेड। वो क्या है, फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है। हो सकता है कि उसके यूट्रस में कोई इरेगुलर ग्रोथ हो रही हो, मसल्स जो सेल्स हैं उनकी रेगुलर ग्रोथ हो रही हो। ठीक है, तो उसकी रीज़न की वजह से उसको ऐसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले साइन आ रहे हैं, लेकिन जो वो फीमेल है वो क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली नहीं है। ठीक, ये था तब जब हमारे पास फीमेल आती है कुछ क्लिनिकल फीचर्स के साथ, लेकिन उसका बीटा एसएचजी लेवल नेगेटिव होता है, तो हम उसका दोबारा से जो एसएचजी लेवल है वो रिपीट करवाते हैं, दोबारा से टेस्ट करते हैं। फिर से अगर उसका जो लेवल है वो नेगेटिव आता है, इसका मतलब जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसमें कोई और कंडीशन है जिसकी वजह से उसको ऐसे साइन आ रहे हैं। ठीक है, वही दूसरी फीमेल हमारे पास आई जिसमें कुछ क्लिनिकल फीचर्स थे और जो बीटा एसएचजी लेवल है वो पॉजिटिव है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है, बीटा एसएचजी लेवल के साथ साथ हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो उसमें क्या होगा, अब हम जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें हमें 2 चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो ये होगा कि उसमें क्या होगा, इंट्रायूट्राइन सैक यानी कि जो जेस्टेशनल सैक है वो देखने को मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि जो यूट्राइन कैविटी है वो एम्प्टी है, उसमें कोई एडिनेक्सल मास यानी कि एक्टोपिक मास है। ठीक है, तो 2 चीज़ें हो सकती है। हमारे पास फीमेल आई, उसने बोला कि मुझे ना ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसका बीटा एसएचजी लेवल चेक किया, वो पॉजिटिव आया। तो हम क्या करेंगे, बीटा एसएचजी लेवल के साथ साथ हम उसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अल्ट्रासाउंड में अगर हमें इंट्रायूट्राइन सैक देखने को मिलता है तो हम चेक करेंगे कि वेबिलिटी, फीटल की वेबिलिटी को चेक करेंगे कि फीटस जो है वो कितने वीक्स का है। ठीक है, जो बीटा एसएचजी है वो अगर इंट्रायूट्राइन सैक है तो उसमें जो बीटा एसएचजी का लेवल है वो 60% तक इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। ओके, उसके साथ साथ जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो 25 mg/ml। मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल फीमेल होती हैं उनमें प्रोजेस्टेरॉन जो लेवल है, जो सीरम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता है वो 25 नैनोग्राम/ml से हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर ये चीज़ें अगर हमने अल्ट्रासाउंड किया उसमें इंट्रायूट्राइन सैक देखने को मिला, उसके बाद हमने फीटल की वेबिलिटी चेक करी, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल चेक किया, सीरम का और बीटा एसएचजी का लेवल चेक किया, अगर ये सारे हमारे क्राइटेरिया को मीट करता है तो हम दोबारा से फीमेल का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। ठीक है, उसमें हमें फिर क्लियरली पता चल जाएगा कि जो फीमेल है उसकी इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है। ठीक है, उसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है। ठीक, ये तो था उस केस में जब हमने अल्ट्रासाउंड किया और उसमें इंट्रायूट्राइन सैक देखने को मिला। अगर उसमें यूट्राइन कैविटी जो है वो एम्प्टी देखने को मिली तो हम क्या करेंगे, तो हम लैप्रोस्कोपी करते हैं। लैप्रोस्कोपी क्या होता है, इसमें एक फाइबर ऑप्टिक ट्यूब होती है जिसको हम एब्डोमेन में
एक स्मॉल इंसिजन लगा के इसको हम इंसर्ट करते हैं। और क्या होता है कि जहाँ पे भी प्रेगनेंसी जो है अकर हो रही है वहाँ पे हम क्या करेंगे, विजुलाइज करेंगे उस एरिया को कि जो प्रेगनेंसी है वो कहाँ पे अकर हो रही है। मोस्टली मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेगनेंसी अकर होती है तो वो फैलोपियन ट्यूब में ही अकर होती है। ठीक है, हमने देखा लेप्रोस्कोपी के थ्रू, तो हमने देखा कि जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है वो अनरप्चर्ड है। ठीक है, वो जो प्रेगनेंसी अगर हो रही है वो भी रप्चर नहीं हुई है, हो तो फैलोपियन ट्यूब में ही रही है, लेकिन अभी उसका मास इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो उस ट्यूब को रप्चर कर दे। तो उस कंडीशन में हम दो तरीके के मैनेजमेंट करते हैं, या तो हम मेडिकली करेंगे या तो हम सर्जरी करेंगे। या तो हम मेडिसिन के थ्रू उसको ट्रीट करते हैं या फिर हम सर्जरी के थ्रू उसको ट्रीट करते हैं। फर्स्टली हम मेडिसिन से ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम मीथोट्रेक्सेट देते हैं। मीथोट्रेक्सेट जो होता है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो मास हो रहा है, वो जो सेल्स जो ग्रो कर रही हैं, जो मास ग्रो कर रहा है उसकी ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देगा। ठीक, मैंने क्या बोला कि जो मास उसमें ग्रो कर रहा है किसमें, ट्यूब फैलोपियन ट्यूब में, उसकी ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देगा मेथोट्रेक्सेट, और उसको ना ब्लड के फॉर्म में ये बाहर एक्सपेल आउट कर देगा। ठीक है, इफ़ इन केस मेडिसिन से ये चीज़ ट्रीट नहीं हो रही है देन वी विल गो फॉर सर्जरी। उसके बाद हम सर्जरी की ओर जाएंगे, जिसमें हम कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अगर जो फैलोपियन ट्यूब में है और बाद में वो रप्चर हो गई है तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, सल्फिंजेक्टोमी परफॉर्म करते हैं, या फिर हम रिसेक्शन सर्जरी परफॉर्म करते हैं। उस मास को ही, जो मास है उसी को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, मैटर ही ख़त्म। तो ये हम तब मैनेजमेंट करते हैं जब हमने अल्ट्रासाउंड किया और हमें यूट्राइन कैविटी में कोई भी सेक देखने को नहीं मिला। तो हमने लेप्रोस्कोपी करी। लेप्रोस्कोपी में हमने ये देखा कि जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, जो मास फर्टिलाइज्ड ओवम है वो क्या है, फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो गया है, और वो अभी क्या है, अनरप्चर्ड है। वो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो अभी इतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया है कि वो उस ट्यूब को रप्चर्ड कर दे। तो हम मेडिसिन के थ्रू उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अगर मेडिसिन से ट्रीट नहीं होता है देन हम सर्जरी की ओर जाते हैं। उसके बाद लास्ट केस हमारे पास आया किसका, स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल फीचर्स विद बीटा एससीजी लेवल पॉजिटिव। लास्ट जो थर्ड केस है हमारे पास फीमेल आई। ठीक है, उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जितने भी सिम्टम्स हैं वो सारे ही प्रेजेंट हैं और उसका बीटा एससीजी लेवल भी पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, अब स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल फीचर्स हैं इसका, इट मीन्स कि वो फीमेल जो है वो शॉक में जा चुकी है। ठीक है, उसमें इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई है कि जो फीमेल है उसके वाइटल्स जो हैं वो अनस्टेबल हो चुकी हैं। जो पेशेंट है वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो गई है। ठीक है, इतना ब्लड लॉस हो गया है कि जो फीमेल है वो शॉक में चली गई है। तो हम रिसक्सिटेट करेंगे, यानी कि उसको फ्लूइड चढ़ाएंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। ठीक है, उसका जो ब्लड वॉल्यूम है उसको नॉर्मल लाने की कोशिश करेंगे और लेप्रोस्कोपी करेंगे। लेप्रोस्कोपी जब हम करते हैं तो हमें ये चीज़ पता चली कि जो ट्यूबल प्रेगनेंसी थी वो रप्चर्ड हो गई है। अब अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी रप्चर्ड हुई है, जो उसमें फर्टिलाइज ओवम था वो इतना ग्रो कर चुका है कि उसने जो ट्यूब है उसको ही रप्चर कर दिया है, और जिस वजह से फीमेल में इतनी ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, फीमेल शॉक में जा चुकी है। तो हम इसमें कुछ नहीं करते हैं, हमें इसमें कोई मेडिसिन की नीड नहीं होती है। इसमें हम सीधे सीधे सर्जरी परफॉर्म करते हैं। सर्जरी कौन सी करेंगे, सल्फिंजेक्टोमी, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसी को ही रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये था मैनेजमेंट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली कोई फीमेल आती है तो हम उसको इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, उस डाउट जो आपको डाउट है उसके रिगार्डिंग मैं एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बना दूँगी। ठीक है, और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।